Alright, today is our second lesson for paper 4 and paper 2 O levels practice and IGCSE paper 4 practice. You can see that one thing that in this question you have function number 1, function number 2, function number 3, function number 4. It means that you have 4 formulas given. According to the question number 1, it says that f and this negative 5k is your input. Musa beta ये input है और 675 इज द आउटपुट है. ओके, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है बेटा? मूसा ऊपर देखें, एफ ऑफ एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर के. वो कहते हैं कि अगर आप इसमें -5k पुट करोगे एक्स की जगह पर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 - 5k ब्रैकेट एक्स की जगह पे -5k डाल देंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे. ठीक है, अब वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कह रहा है कि जब आप इसको पुट करोगे तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दैट दिस थिंगी इट इज इक्वल टू 675, कि ये 675 के बराबर है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. अच्छा, -5 के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25. ये हो जाएगा बेटा 25, क्योंकि -5 का स्क्वायर होता है 25 और के स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ और एक के जो है वो बाहर है, तो ये हो जाएगा 675 इज इक्वल टू 25k³. अब आप 25 पे इसको डिवाइड कर दो, तो जब मैं 25 पे इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से तो 25 कैंसिल हो जाएगा. अब क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर उठाएं और 675 को 25 पे डिवाइड करें प्लीज. डिवाइड 675 बाई 25 एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर. आंसर क्या है? आंसर क्या है? जरा साथ से जल्दी जल्दी बहुत साथ साथ काम करें मेरे, ताकि आइडिया होता रहे हमें. ठीक है, वरना नहीं तो मैं कैलकुलेटर अपना ओपन करता हूँ. ओपन करूँ मैं कैलकुलेटर अपना? मेरी आवाज आ रही है सबको? चैट में ही बोल दो यार कम से कम. अच्छा जी, हमजा ने कह दिया कि जी 675 डिवाइड बाई 25 इज 27. अब हम लोग क्यूब को कैंसिल के लिए करते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. अब जब बोथ साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे तो के के ऊपर से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, क्यूब खत्म हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 27. हमने इंडिसेस में पढ़ा है कि 3³ इज 27, तो हम लोग क्यूब और क्यूब रूट काट सकते हैं. सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3. हमने के की वैल्यू को कर लिया फाइंड, सो द वैल्यू ऑफ के इज 3 नाउ. जी, ये समझ आया बेटा सबको? Do you guys understand this? We are going to understand at least 2 questions like this. हमें 2 questions ऐसे करने हैं, फिर उसके बाद रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है, ओके, चले आगे चलो. अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास. उमर, मैं इंटरेस्टेड हूं कि मैं यहाँ पर एक कोने में लिख दूं, क्योंकि के की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूं. तो उमर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो बराबर है ना वो 3x² के बराबर है. मैंने के की वैल्यू को पुट इन कर दिया है, ताकि ये मुझे बाहर में अगर इसको यूज करना पड़े तो ये मुझे कॉम्प्लिकेट ना करे. एनी प्रॉब्लम उमर? ओके, चलें, गुड. जब ये अब हमारा इंप्रूव हो गया तो हमारे पास सेकंड स्टेप वो कहता है कि फाइंड जी एच एक्स. इसका मतलब है पुट hx in place of x in in gx. तो अब मैं करूंगा क्या? देख लो बेटा, ये hx क्या है? ये इनपुट है. तो मूसा मैं क्या करूंगा बेटा? मैं पहले लिख दूंगा gx बराबर है बेटा 1x के. अब x की जगह पे हम डालेंगे hx, तो ये हो जाएगा बेटा 1/hx. ठीक है मूसा बेटा, अब 1/hx हो गया. अब कैलकुलेटर में ऊपर तरफ क्वेश्चन में देखो, hx किसके बराबर है? hx बराबर है 7x - 2 के. सो लेट्स पुट द वैल्यू. तो हम लोग क्या करेंगे, जी एच एक्स लिख के 1. अब डिवाइड के अंदर भी दोबारा फ्रैक्शन डालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन का सिंबल ले लेते हैं. ठीक है, अब एच एक्स की वैल्यू डालो. एच एक्स की वैल्यू क्या है? 7x - 2 डिवाइडेड बाई 5. अब आपने मैथ्स में पढ़ा है कि जब ये डिवीजन होती है तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये साइड फ्लिप हो जाती है. 7x - 2. अब 1 सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7x - 2, और ये 1 मार्क के लिए आपके पास आंसर आया 7x - 2 और ऊपर आ गया 5. जी, ये समझ आया बेटा सबको कि नहीं? इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, एक फॉर्मूले के अंदर दूसरा फॉर्मूला डालना. बिजनेस के स्टूडेंट ज्यादातर बैठे हुए हैं तो ये चीज समझा देता हूँ. जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक फॉर्मूले के अंदर दूसरा फॉर्मूला डालने के लिए, लेट्स सपोज अगर मैं फॉर्मूला आपके सामने बनाता हूँ एक नॉर्मल टर्म्स में, कि प्रॉफिट क्या होती है बेटा? वो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होती है.
ओके। और लॉस क्या होता है आपके पास? लॉस होता है बेटा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब इसका मतलब क्या है कि मैं लेट सपोज अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है तो मैं कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसे बना सकता हूँ, लॉस प्लस सेल प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। तो मैं आई कैन रिप्लेस दिस कॉस्ट प्राइस एज लॉस प्लस सेल प्राइस इन दिस फॉर्मूला। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेसमेंट इसकी कर सकता हूँ कि एक फॉर्मूले के जरिए दूसरे फॉर्मूले में जब पुट करते हैं, दैट इज व्हाट अ कंपोजिट फंक्शन इज। एक फॉर्मूले के जरिए दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना, दिस इज व्हाट अ कंपोजिट फंक्शन इज। वालेकुम अस्सलाम। चले जी, आगे चलते हैं जी पार्ट सी पे। पार्ट सी देखिए जी, जो बच्चे लेट आए हैं बेटा वो स्टार्टिंग के 2 पार्ट जो है रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि एच इनवर्स ऑफ एक्स प्लस जे ऑफ एक्स, मतलब 2 काम करने हैं। पहले इनवर्स ऑफ एक्स भी फाइंड करना है और उसको जे एक्स के साथ ऐड भी करना है। तो पहले इनवर्स निकालते हैं, जिसको नहीं आता वो आराम से देखिए इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। ठीक है, फाइंडिंग फाइंडिंग इनवर्स ऑफ फंक्शन। किसी को नहीं आता कोई बात नहीं, अभी सीख लो क्योंकि पेपर में आता है। स्टेप 1, पहला फंक्शन लिखो, एच एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 7x-2 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, फिर क्या करो, फंक्शन को y के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तीसरा स्टेप मेक एक्स द सब्जेक्ट, टेक्निकली सेकंड स्टेप है मेक एक्स द सब्जेक्ट। एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। हमजा ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बेटा, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -2 वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे जाके क्या होगा, ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटे। ओके, अब 7 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे आके क्या होगा बेटा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये x के बराबर आ गया जी, आपका x सब्जेक्ट बन गया। जब आपका x सब्जेक्ट बन गया तो लास्ट स्टेप है आपने x को y के साथ रिप्लेस कर देना है, तो वो आपका इनवर्स ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5x+2 डिवाइडेड बाई 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि h इनवर्स ऑफ x जो है वो बराबर है 5x+2 डिवाइडेड बाई 7 के बराबर है। ठीक है जी, हमने इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकाला। 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर कहता है कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन को ऐड कर दो जे एक्स के साथ। अब जे एक्स क्या चीज है, ऊपर देख लें क्वेश्चन में, जे एक्स है 3-10x, 3-10x डिवाइडेड बाई 14। अब मेरा बेटा आप लोगों को फ्रैक्शन ऐड करनी आनी चाहिए इस मोमेंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर अगर फ्रैक्शन ऐड करने नहीं आते ना तो बहुत बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूँ तो ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये ऊपर आ जाएगा 10x+4 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 3-10x डिवाइडेड बाई 14। देखिए जो डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो राइट डिनोमिनेटर वंस। 10x+4 10x+4 प्लस 3-10x। अब लाइक टर्म्स को बिल्कुल एक साथ करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको पता है बेटा कि 10x और -10x जो है ये आपस में कैंसिल होता है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैन आई कैंसिल दिस और नॉट, येप और नो? एंड +4 + 3 इज 7, तो ये 7 आ रहा है। तो ऊपर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये आता है मेरे पास 1/2। ये मेरे पास आंसर 1/2 आ रहा है। आप में से कितने बच्चों के पास आंसर जो है वो 1/2 आया फंक्शंस के इस पर्टिकुलर पार्ट का? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द सेम आंसर्स? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द सेम आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? कितने बच्चों को आंसर जो है वो बिल्कुल सेम मिला है जी? 1/2, वेरी गुड, गुड जॉब। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे हो गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा। जिनको समझ नहीं आई, जो लेट ज्वाइन किए हैं, काइंडली वो और वो लोग साथ साथ देखते जाएं। ठीक है, वो लोग साथ साथ देखते जाएं ताकि मैं आप लोगों को जो है वो प्रिपरेशन आपकी करवा सकूं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जरा थोड़ा सा ऊपर लिखा है, पार्ट्स उसके नीचे हैं, लेकिन आप लोग साथ साथ देख लें जी। ओके, पेपर में करना कैसे है, क्योंकि कैलकुलेटर तुमको अलाउड है पेपर में। पेपर में जब कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को अपना पूरा डिस्प्ले देता हूँ। 1 मिनट जरा सब्र कीजिएगा ताकि मैं कैलकुलेटर स्क्रीन जरा ओपन कर लूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड हियर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं जरा कैलकुलेटर ओपन कर लूँ क्योंकि ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन ना ज़ाया नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेटर पे भी हो सकते हैं, 1 मार्क के लिए वर्किंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज है, तो ये अभी ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग देख सकें। ठीक है जी, चलें जी। मिरर एंटायर स्क्रीन, तो मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है, कैलकुलेटर भी डिस्प्ले पे नजर आ रहा है। चलें जी, पहले देखें जी वो क्या कह रहा है। f(x) इज इक्वल टू कितने फंक्शन है, 1 2 3
4, ये कुछ भी नहीं है। ओके, क्रॉस, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है लेना देना। अब वो क्या कहता है F2, तो पहले मैं लिखूंगा एफ एक्स है 2x-1। अब करना क्या है हमजा बेटा, x की जगह पे 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा F2 = 2 × 2 - 1, 2 2s are 4, 4 - 1 3। देखो कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ी। जी बेटा, दूसरा क्वेश्चन मैं दो दो क्वेश्चंस करूंगा इसके इसके अलावा फिर मैं दूसरे टॉपिक पे जाता हूँ, ठीक है। ओके। अच्छा, फिर देखिए वो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि GF2, ठीक है। ओके, ओके उमैमा, इसमें मैंने शायद सेलेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी, मैं इसमें उस क्वेश्चन की तरफ भी जाता हूँ। अच्छा, वो कहता है GF2। अब वो GF2 का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है कि आपने पहले F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने फाइंड किया है कि F2 3 के बराबर है, इसका मतलब है कि G में 3 पुट करो, तो G का फंक्शन किधर है, ये ऊपर लिखा हुआ है 3x-2, ठीक है, 3x-2। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पे 3 डाल देंगे, 3 × 3 = 9, 9 - 2 is 7। आई होप ये सबको क्लियर है, ठीक है जी। ओके, अभी इनवर्स लेना सिखाया है, कोशिश करना कि अगर सीखा है तो उसको खुद अप्लाई करो। पहला स्टेप है जी इनवर्स लेना है। पावर -1 का मतलब है इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अच्छा देखो, ये एक चीज याद रखना उमायमा, ये पेपर में जी इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब है 1/gx। अच्छा, ये एक ही चीज है, ठीक है। ओके, ये एक ही चीज है, 1/gx का या जी इनवर्स ऑफ एक्स, इसका एक ही मतलब है, ठीक है। अच्छा, जरा देख लो बेटा कि जी इनवर्स ऑफ एक्स हम लोग कैसे निकालते हैं। जी एक्स का मतलब है 3x-2, ठीक है। अच्छा, मेक एक्स, रिप्लेस फंक्शन विद वाई। ओके, मेक एक्स द सब्जेक्ट, तो y+2 = 3x। अब 3 को इधर लेकर आओ, तो y+2 ÷ 3 हो गया, तो ये हो गया x के बराबर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया x के बराबर। अब आप लोगों ने क्या करना है कि रिप्लेस x विद y, तो y की जगह पे लिख दो x और x की जगह पे लिख दो y। तो मेरा इनवर्स फंक्शन तो ये आया, जी इनवर्स ऑफ x = x+2 ÷ 3। ओके, जी क्लियर है बेटा सबको। जी क्लियर है बेटा सबको। क्या सबका आंसर सेम आया? ऑल ऑफ यू गॉट द सेम आंसर्स। गुड जॉब हमजा। So the final answer is x+2/3। Okay, next part is they say that hx = j-2। Okay, दो चीजें हैं समिया, hx किसके बराबर है, hx बराबर है 1/x के, ठीक है। और j में -2 पुट करना है, तो j किसके बराबर है, वो 5 पावर x के बराबर है। तो मैं साइड पे लिख देता हूँ j(x) = 5 पावर x। ये 5 पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब समिया मैं क्या कर रहा हूँ, j में पहले -2 पुट करता हूँ कि वो क्या आता है। j में जब मैंने -2 पुट किया, तो वो तो 5 पावर -2 आ रहा है। तो मैं जब 5 पावर -2 कैलकुलेटर में भी पुट करता हूँ, तो कैलकुलेटर डायरेक्ट मुझे 1/25 देता है। तो मैं लिख सकता हूँ j-2 = 1/25। तो अब मैं लेफ्ट साइड पे 1/x के आगे लिख दूंगा 1/25। तो अब नजर आ रहा है समिया, बड़ा कॉमन सेंस है कि 1 के बराबर है और x जो है वो 25 के बराबर है। तो द वैल्यू ऑफ x इज 25। सर मैंने वेरिएबल लिया gx की जगह, बेटा नहीं, gx की जगह पे देखो, पार्ट बी के अंदर आपने क्या करना था, पार्ट बी में आपने सिर्फ फंक्शन लिखना था। फंक्शन लिख के फंक्शन को y के इक्वल पुट करो, फिर x को सब्जेक्ट बनाओ और रिप्लेस कर दो आखिर में x को y के साथ, तो इनवर्स हो जाता है फंक्शन, ठीक है। ओके, सो x की वैल्यू की आगे बेटा 25, इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ x = 25, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर आ गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट देखिए क्या कहता है, f(x - hx)। अब ये सारा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, दिस इज ऑल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सो f(x - hx), ओके, सो लेट मी राइट टू ब्रैकेट्स, ओके, लेट्स सी व्हाट दीज आर। सो f(x) is 2x - 1, okay, and hx is 1/x. I can subtract these two fractions if I have the same denominator. I have one in here. मैं इसको x बना सकता हूँ, तो मैं ऊपर नीचे x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे मेरा डिनोमिनेटर हो गया सेम। अब ऊपर x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x² - x - 1। अब टेक्निकली स्पीकिंग 2x² - x - 1 होल डिवाइडेड बाय x, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप भी बिल्कुल नहीं करना पेपर में कि आप ये ना हो कि आप इस x को इससे काट रहे हो और इसको इससे काट रहे हो, नो नीड टू, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर। ऊपर 3 टर्म्स है, नीचे 1 टर्म है, तो 2x² - x - 1 डिवाइडेड बाय x, दैट इज व्हाट द फाइनल आंसर इज। जी क्लियर हुआ जी सबको। जी क्लियर हुआ। ओके,
अच्छा, नाउ डेज देयर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पे एक पार्ट बनाता हूँ और मैं उस तरह का पार्ट सॉल्व कराना चाहता हूँ। तो पार्ट डी वो कहता है कि फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स फॉर द डोमेन ऑफ 1, -1 एंड 2। ठीक है जी, -1 एंड 2। अब वो कहता है -1 एंड 2 के डोमेन है आपके फंक्शन के, आप उसकी रेंज निकालो। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 4x। मैंने कहा है कि आपका डोमेन जो है वो आपका इनपुट है, तो आप पहले पुट करो, पुट x इज इक्वल्स टू -1। तो x की जगह पे -1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 + 4 इंटू -1, ये हो जाएगा 1 - 4, तो ये आएगा -3। ओके, जब मैं x की जगह पर +2 पुट करूंगा तो व्हाट विल हैपन, तो 4 × 2, तो ये आ रहा है बेटा 1 + 4, 2 = 8, तो ये आ रहा है बेटा 19, मतलब 1 + 8 = 9। तो रेंज के आंसर्स क्या आएंगे, रेंज फंक्शन रेंज करेगा कहाँ से कहाँ तक, फंक्शन रेंज करेगा -3 से 9 तक इफ द इनपुट इज -1 एंड 2। ठीक है जी, ओके। ये बेटा ये पहली पीडीएफ है, पहली पीडीएफ के पहले 2-3 सवाल हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब एक न्यू पार्ट है पेपर में, जो अगर आपको पेपर में देखने को मिले तो आपने इसको इस तरह करना है सॉल्व, ठीक है, न्यू पार्ट। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे लिखा है GF3, तो पहले क्या करें, F3 पुट करें, F में 3 पुट करें। तो जब मैं F में 3 पुट करता हूं तो ये तो मैनुअली भी कर सकते हैं, 1 4 3 12। अब आंसर आया है 13। अब F3 की जगह पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है GF3, तो मैं G13 लिख देता हूँ क्योंकि F3 13 के बराबर है, तो 13 का स्क्वायर, और वो मैंने याद भी कराए हैं, 169 के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। दो फंक्शन दिए होंगे, वो कहेगा एफ जी एक्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स में जी एक्स पुट करो। तो पहले लिखो एफ ऑफ एक्स 1 + 4x, एक्स की जगह पे जी एक्स की वैल्यू डाल दो, तो जी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 + 4x²। दैट इज व्हाट द फाइनल आंसर इज। जी क्लियर हुआ जी सबको। लास्ट वाला पार्ट देखें जी, 1 मार्क के लिए पेपर में लिखा हुआ, कहता है एफ इनवर्स एफ एक्स। तो एफ इनवर्स एफ एक्स, तो बेटा ये देख लो, एफ इनवर्स एफ और एक्स, तो क्या होगा बेटा, एफ इनवर्स और एफ कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा एक्स। बात खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। जी क्लियर हुआ जी सबको। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में ट्रबल करते हैं। ठीक है जी, समझ आया जी सबको, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चले आगे चलते हैं, देखते हैं कोई टेढ़ा पेढ़ा कुछ सवाल हो तो मैं वो कर दूंगा अभी। ओके, देख लें जी, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा जरा, ये पार्ट जो है अक्सर आपको ट्रबल करेगा। बाकी का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एच एक्स जो है वो 4 पावर x के बराबर है, एच एक्स जो है वो 4 पावर x के बराबर है, और ये कहता है कि एच इनवर्स ऑफ x निकालो। अब ये एच इनवर्स ऑफ x निकालो, बेटा ये फर्स्ट पीडीएफ है, जो फर्स्ट डिफिकल्ट टेस्ट मैंने भेजा है, ये वो वाला है। ये कल वाला नहीं, कल में मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री थी, और आज जो मैंने भेजा तो उसके अंदर मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज और ग्राफ्स कुछ इस तरह की चीजें थी। अच्छा जी, यू कैन सी वन थिंग दैट एच एक्स इज इक्वल टू 4। अब वो एग्जामिनर कहता है एच इनवर्स एक्स फाइंड करो। अब आपके कोर्स में तो लॉगरिथम है ही नहीं। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके सामने आपने एक्स को सब्जेक्ट बनाना होता है फंक इनवर्स में, तो ये आप कैसे करेंगे, आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, बाकी पार्ट्स इजी हैं, ठीक है। तो एच इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो आपने क्या करना है, थोड़ा ब्रेन इस्तेमाल करना है, एक्स को इधर ही छोड़ दो, और एच इनवर्स को जब मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये एच हो जाता है, ठीक है जी। तो जब एच उधर जाएगा तो ये हो जाएगा H2। इसका मतलब है कि एच के फंक्शन में आपने 2 पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये वन वन मार्क क्या है, हार्डली 2 मार्क्स के लिए पेपर में देखने को मिलेगा आपको। तो मेक श्योर करें कि ये नंबर जो है आपसे ज़ाया ना हो, ठीक है। जी क्लियर हुआ जी सबको, क्लियर हुआ जी सबको, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलें जी, देखते हैं आगे कोई सवाल। ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, एफ एफ एक्स ये भी आसान है। देख लें जी, ये क्वेश्चन सेट्स के ऊपर, आ, आपको क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दिया हुआ है सेट्स के ऊपर, तो इसके अंदर आप लोगों को जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हैं।
x set that x is a natural number and less than or equals to 16. तो natural numbers less than or equals to 16 कितने हैं? 1 to 16 की बात हो रही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16. ये नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है. अब वो कहते हैं राइट डाउन ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन द यूनिवर्सल सेट. तो इसमें स्क्वायर नंबर कौन से हैं? 1 इज अ स्क्वायर नंबर, 4 इज अ स्क्वायर नंबर, 9 इज अ स्क्वायर नंबर एंड 16 इज अ स्क्वायर नंबर. अब बहुत सारे बच्चे 1 छोड़ देते हैं. 1 स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 स्क्वायर इज 1. राइट डाउन द फर्स्ट द 6 प्राइम नंबर्स इन द यूनिवर्सल सेट. तो पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है और फिर 13 है. आप एक भी स्किप करोगे तो आपका एक नंबर कटेगा. ठीक है. अब याद रखो P4 में भी लूप 1 के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपने बगैर पढ़े जो है आपने उसको सॉल्व करना होता है. ओके, आगे चलते हैं जी. आगे वो कह रहे हैं कि आपके पास दो सेट्स हैं पार्ट सी में. m इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 एंड x said that x is a factor of 15. अब ये पार्ट सी है, इसी क्वेश्चन का रिलेटेड है. क्वेश्चन 1 7 का पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब यूनिवर्सल सेट में जो 16 एलिमेंट्स हैं उसी में आपने मल्टीपल ऑफ 3 देखने हैं. तो मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है और 15 आता है. बस 15 के बाद 18 नहीं ले सकता क्योंकि 16 इज द लिमिट. 16 से ऊपर नहीं जा सकते. अच्छा, इज अ फैक्टर ऑफ 15. 15 के फैक्टर्स कितने हैं बेटा? 15 के फैक्टर्स हैं 115 और 3 और 5. तो आपने ये लिख देना 1 3 5 और 15. चलें जी, ये हो गया जी हमारे दो सेट रेडी. अब वो कहते हैं कि m यहाँ पे लिखा हुआ है और f यहाँ पे लिखा हुआ है. कंप्लीट द वेन डायग्राम. कहते हैं वेन डायग्राम को कंप्लीट करो. चलो कंप्लीट कर दे. देखिए जी, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में मुझे एक तो 3 कॉमन नजर आता है और इन दोनों में मुझे 15 भी कॉमन नजर आता है. तो मैं 3 और 15 को जो है वो बेटा मैं दरमियान में लिख सकता हूँ लाइक दिस. ओके, 3 और 15 तो मैंने दरमियान में लिख दिया. अब कॉमन वैल्यूज हमारी हो गई, हमने डील कर दिया कॉमन वैल्यू को. अब पहले सेट m को कंप्लीट कर लो. सेट m में आपके पास 3 है, लिख दिया. 6 नहीं लिखा, लिख दें. 9 लिखा हुआ है, 12 नहीं लिखा हुआ, लिख दें. चलें जी, सेट m के पांच एलिमेंट कंप्लीट हो गए. अब सेट f देखो. सेट f में 4 एलिमेंट है, 4 में से 3 लिखे हुए हैं. 1 3 और 15 लिखा हुआ है, खाली 5 नहीं है, तो हम 5 यहाँ पे लिख देंगे. अब देखते हैं कि 16 के 16 पूरे हैं कि नहीं. जरा चेक कर लो बेटा कि कंप्लीट पूरा हुआ कि नहीं. 1 लिखा हुआ है, 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 4 किधर है? मुझे नजर नहीं आ रहा, तो 4 नहीं है जी, तो हम 4 लिख देंगे. अच्छा, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है जी, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 10 मुझे नजर नहीं आ रहा, तो 10 भी हम लिख देंगे. 11 लिखा हुआ है, 12 भी लिखा हुआ है, 13 भी लिखा हुआ है. 14 आई कैन नॉट सी एनी 14 हियर, तो 14 में लिख दूंगा. 15 लिखा हुआ है, 16 भी लिखा हुआ है. चले जी, हमारा सेट एंड वेन डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद आएगी क्वेश्चन की बारी कि जहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंग्वेज गिवन बाय द एग्जामिनर. के एग्जामिनर ने आपको लैंग्वेज कौन सी दे रहा है, आपने बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है अपनी. कहता है राइट डाउन ऑल ऑड नंबर दैट आर नॉट इन सेट m एंड नॉट इन सेट f. मतलब के आउटसाइड. तो ऑड आउटसाइड ऑड नंबर्स कितने हैं जरा देखिएगा. एक 13 है, एक 7 है, एक 11 है. बस आउटसाइड जो नंबर लिखे हैं उसमें यही तीन जो हैं ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं. तो हम लिख देंगे 7 11 और 13. आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करो अपने लिए. एग्जामिनर चाहता है कि आप, एग्जामिनर बहुत खुश होता है कि जब कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपने पेपर के अंदर एनोटेशंस करता है, मतलब डायग्राम के अंदर एनोटेशंस करके वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन f. तो m इंटरसेक्शन f में कितने कितने लोग हैं बेटा? एक 3 है और एक 15 है. तो n कितने हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए 2, तो आंसर 2 है. आपने 3 और 15 नहीं लिखना वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. वो कह रहा है n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट. ओके ओके, क्लियर है जी सबको? क्लियर है बेटा सबको? जी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले, गुड जॉब. कहता है अ नंबर इज चूजन. नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट. मतलब इन 16 सेट में से एक नंबर चूज किया है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है तो आउट ऑफ 16 होगी. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज इन सेट एफ. कि वो सेट एफ के अंदर मौजूद है. तो सेट एफ के अंदर कितने नंबर्स हैं बेटा? देख लो, सेट एफ के अंदर कितने नंबर्स हैं? इट्स 4. सो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/16. तो आप लिखोगे 4/16 विच इज 1/4. तो आंसर आएगा 1/4. ठीक है जी. कैलकुलेटर अलाउड है, सिंप्लीफाई करके लिख दो, नो इश्यूज. ठीक है.
क्लियर हुआ जी? क्वेश्चन क्लियर है जी सबको? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस और नो? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब देखिए जी, क्वेश्चन को जरा और करें। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके एट एन एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ 2% पर डे एंड द इनिशियल मास इज 80 ग्राम, फाइंड द मास ऑफ एंड ऑफ द 5 days। अब याद रखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो है सेम फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो कि हम इस्तेमाल करते थे, एफ इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r% पावर टी। और एक्सपोनेंशियल डिके क्या है? एक्सपोनेंशियल डिके वो भी सेम फॉर्मूला है जिसके लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस लगा देना। ठीक है बेटा? जी, क्लियर हुआ? ओके। ओके जी। अच्छा, कहता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके। डिके डिके का मतलब ये हुआ कि हमें उम्र यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिके का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ पे तो हमें ये आइडिया हो गया। At a rate of 2% per day, initial mass is 80 gram. मतलब the value of P initial is 80 gram, rate is 2%, और आपके पास जो डेज हैं, टाइम जो है वो 5 days है। तो टी की जगह पे आपने 5 पुट करना है। ठीक है? अच्छा जी, तो आपके पास क्या आएगी 5 दिन के बाद उसकी वैल्यू? तो वो हो जाएगी 80 ब्रैकेट 1 - 2%, और टाइम की जगह पे हम लोग 5 लगा देंगे। तो हम ब्रैकेट लेते हैं अपना, कैलकुलेटर देखिएगा जी। 80 ब्रैकेट 1 - 2%, शिफ्ट एंड परसेंटेज का साइन अपनी जगह पे ले लो, ब्रैकेट बंद करो, पावर के अंदर 5 लिख दो, 5 दिन के बाद क्या हो? तो वो 72.3 बन जाएगी। 72.331 आ रहा है, मैं फाइनल आंसर में लिख दूंगा 72.3 ग्राम्स। जी, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? यस और नो? ओके, नेक्स्ट अप। Find how many more days after day 5. After day 5, this is very tricky. Acha. After day 5, more whole days after day 5, it takes for the mass to reduce to less than 67 gram. 5 दिन के बाद. So let's try on 10 days. तो हम 10 days पे जरा ट्राई करते हैं। F is equals to 80 ब्रैकेट 1 - 2% पावर 10। तो हम लोग एडिटिंग करेंगे, कैलकुलेटर में 5 की जगह पे जरा 10 लिखते हैं। तो उम्र ये 65 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये तो बहुत कम हो गया, लेस देन 65.3 आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं 9 पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है? 80 ब्रैकेट 1 - 2% पावर 9। अब हम एडिटिंग में जाके 10 की जगह पर 9 पुट कर देंगे, तो हम 9 लिखते हैं, और ये आ रहा है 66.6। अब हम 8 पे भी चेक कर लेते हैं अंदाजन कि ये 8 के ऊपर ये कितने क्या वैल्यू आएगी। तो हम 8 के ऊपर भी एडिटिंग करके कैलकुलेटर में 8 पुट किया तो 68 आ रहा है। ठीक है जी? अब जरा देखें जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी होल डेज आफ्टर डे 5 इट टेक्स फॉर द मास टू रिड्यूस टू लेस देन 67 ग्राम। तो लेस देन 67 ग्राम जो है वो 66.5 है, और वो 9 डेज पे हुआ है। तो आफ्टर 5 डेज कितने हो गए? 4 डेज। ठीक है? ओके जी? ओके जी, क्लियर है जी सबको? यस। सो आफ्टर डे 5 तो कंप्लीट कितने डेज हो गए जी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में, आफ्टर 5 days the value was 72.3, and after 9 days 9 days the value is 66.6। so how much more? 9 - 5 is 4 days। 4 दिन के बाद जो है इसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। जी, क्लियर हुआ जी सबको? एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूले का यूज है बस खाली। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ जाए, अभी देखो अगले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ही है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ जाए तो बस ये 1 + r% लिख देना, और डिक्रीज आ जाए तो 1 - r% लिख देना। ठीक है? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। एक्सपोनेंशियल इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के चांसेस हैं, तो इसलिए करवा रहा हूँ। द प्रॉफिट कंपनी मेक डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। ओके, जैसे ही मैंने एक्सपोनेंशियल डिक्रीज पढ़ा या एक्सपोनेंशियल डिके पढ़ा, तो मैंने फौरन से फॉर्मूला लिख दिया, एफ इज इक्वल टू पी -1 - r% होल पावर टी। एफ क्या है? फाइनल अमाउंट। पी क्या है? प्रिंसिपल, मतलब इनिशियल। एट अ रेट ऑफ 0.4
9% ये हो गया पर ईयर। इन 2014 द प्रॉफिट वाज 9500। कैलकुलेट द प्रॉफिट इन 2019। तो मतलब ये 2014 वाली जो है ये आपकी पी की वैल्यू है। तो हमने एफ की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू है 9500। वन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है 1 - 0.9%। और पावर में हम ले लेंगे 2009 से ले 19 से 2015 तक, कितने 14 तक कितने साल हैं, 5 ईयर्स है बेटा। ठीक है। तो 9500 ब्रैकेट 1 - 0.9 शिफ्ट एंड परसेंटेज ब्रैकेट किया क्लोज, पावर में ले गए, पावर में लिख दिया 5। तो आफ्टर 5 ईयर्स 2019 के अंदर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 9080.12। और टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर 9080 इज द फाइनल आंसर। जी क्लियर हो गया जी सबको? आसान हुआ कि नहीं, समझ आ रही है चीज़ों की कि नहीं? अगर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ जाए तो सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस का सिंबल लगा दीजिएगा बस, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, मेथड ठीक रखें, बाकी पेपर के अंदर कैलकुलेशंस का इशू नहीं होता। चलें जी। अब वो क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6400। द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एट रेट ऑफ R% पर ईयर। आफ्टर 22 ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी 2607। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आपने आर को सब्जेक्ट बनाना है। कैसे सब्जेक्ट बनाना है, हमें आर फाइंड करना है। तो जरा देखिएगा प्लीज। एफ इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 - R% पावर टी। अच्छा, जिन बच्चों को फार्मूला याद नहीं होता ना तो प्लीज 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 वो एक फार्मूले के ऊपर रट्टा लगा लेना, ठीक है। अच्छा, फार्मूला R% को मैं कैसे बनाऊंगा बेटा, सब्जेक्ट जरा देखिएगा। पहले पी को यहाँ पे लाऊंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब मैं जब टी को वहां पे ले जाऊंगा तो वो 1/t होके जाएगा। पावर पावर थी वहां पे टी, तो यहाँ पे 1/t आ गई। 1 - R%। अब मुझे R% को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं R% को उधर ले जाऊंगा और वहां पे जो ब्रैकेट है मैं उसको यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा। तो ये हो जाएगा R% इज इक्वल टू 1 - F/P होल पावर 1/t। ठीक है जी, 1/t। ये मेरे पास R% का फॉर्मूला बन गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि R% के लिए यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। अच्छा, फाइनल अमाउंट कितनी बन रही है आफ्टर 22 ईयर्स? फाइनल अमाउंट हमारे पास 2607। ओके, ब्रैकेट में बंद करें। और इनिशियल अमाउंट कितनी थी? 6400 थी। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। अब 1/t। अब 1/t के अंदर हम लोग डालेंगे 22 ईयर्स। अब राइट साइड पे जितना कुछ लिखा है इसको कैलकुलेटर में डाल दो। 1 - ब्रैकेट फ्रैक्शन। अच्छा, ऊपर लिखे 2607, नीचे लिखे बेटा 6400। ब्रैकेट को करें बंद, पावर में लिख दें 22 और इक्वल दबा दें। मेरे पास आ रहा है R%। मेरे पास R% की वैल्यू आ रही है 0.9999 आ रहा है। मुझे R की वैल्यू चाहिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, नॉट R%। ठीक है, नॉट R%। ठीक है जी। क्या हुआ बेटा? ओ यस, दैट्स माई मिस्टेक। पावर के अंदर 1/22 लेना था, मैंने गलती से सिर्फ 22 लिखा। 1/22। ओके, तो यहाँ पे आंसर सही बात है, बहुत बड़ा आ रहा था, 99% बन रही है, तो 0.0400। ठीक है नहीं। अब आई डोंट वांट R%, मुझे R चाहिए। R% को जब परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 0400। अच्छा, 100 जब उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उमर, तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0400 से। तो आंसर को मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर पे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई का बटन दबाओ, कैलकुलेटर खुद ही आंसर उठाता जाएगा पीछे से। तो आंसर आ रहा है बेटा R इज इक्वल टू 4%। तो 4.00 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये आंसर एग्जैक्ट 4 नहीं है तो हम आंसर लाइन पे 4.00 लिखेंगे। जी क्लियर हुआ जी सबको बेटा? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज पे मैंने 3-4 सवाल करा दिए जी। क्लियर हो गया जी? एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? देख लें एक नज़र जरा, क्वेश्चन को देख लें। ये सब्जेक्ट मेकिंग देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट में आर को सब्जेक्ट बनाने आना आता है, लेकिन यहाँ पे -R% हो जाता है तो थोड़ा सा समटाइम्स इट कैन गेट ट्रिकी। तो ट्रिकी नहीं, एक दो दफा जरा इसको सब्जेक्ट बना दें। बिल्कुल, आर के लिए फार्मूला मेकिंग की है आपने, जिसको हम लोग सब्जेक्ट मेकिंग कहते हैं मैथ्स में। ठीक है, ओके, चलें आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, देखिए जी क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, ठीक है।
अब यहाँ पे जरा एक चीज को अंडरस्टैंड जरूर करें। वो कहता है, क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। कहता है when Hedi was born, her grandfather invested some money in an account that paid compound interest, and the graph shows the exponential growth of the investment. तो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी थी जब वो पैदा हुई? तो उसके ग्रैंडफादर ने यहाँ पे मेरे ख्याल से $20 इन्वेस्ट किए हैं। तो आफ्टर सम टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, उसकी जो ग्रोथ है वो कुछ बढ़ गई है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें जी वो एग्जाम में क्या है, क्या रहा है। यूज द ग्राफ टू फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड। उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जरा देखें जी। स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है 20, यहाँ पे क्योंकि 0 और 40 के दरमियान में 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 आएगा। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे उसने $20 इन्वेस्ट किए थे। कहते हैं द नंबर ऑफ ईयर्स इट टुक फॉर द ओरिजिनल अमाउंट टू डबल। तो 20 से 40 कब बनी? तो देखें जी, यहाँ पे 20 है और 40 यहाँ पे बन रही है। एग्री? 40 यहाँ पे बन रही है, ये डबल हो गई है यहाँ पे। That's the point where it is double, and here the value is 13. So after 13 years, the value of $20 it got doubled to $40. The value of the investment after 54 years. तो 54 years को आपने ग्राफ के साथ कनेक्ट करना है। ये याद रखो, पेपर 4 में जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल आए। ठीक है, पेपर 4 में भी इजी 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 क्वेश्चंस होंगे, आप लोग देखोगे। 2.1 वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो ये 280 आ रहा है। अच्छा, मैंने एग्जैक्ट ये लाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाती है, वरना ये R280 ही रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको हिट कर दूँ इसके साथ, ये एग्जैक्ट 280 ही आ रहा है। ठीक है, तो आफ्टर 54 ईयर्स 280 आ रहा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना यू आर बाउंड टू गिव द एक्यूरेट आंसर। आपने एक्यूरेट आंसर देना है। अच्छा, नो दाएं बाएं शाएं की कोई बात नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, the account earned compound interest at a rate of R% per year. Use your answer in part A1 and part A2 to write down an equation in terms of R, and you do not have to solve your equation. आपने equation को solve नहीं करना। Read the instructions very carefully. 12 और 16 के दरमियान 14 आता है, मैं देख लेता हूँ बेटा। Yes, you are very much right. Thank you. Well done, Musa. It's 14. ठीक है, मैंने गलती से 13 दिया, मैं उसको 14 समझ आता था। ठीक है, गुड जॉब। इट्स 14। ठीक है, थैंक यू। ओके, आगे चलें जी। द अकाउंट अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R%। यूज योर आंसर्स टू पार्ट A1 एंड पार्ट A2 टू राइट डाउन एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ R, एंड यू डू नॉट हैव टू सॉल्व योर इक्वेशन। आपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। अब वो कहता है कि पार्ट ए में क्या है, उसने इनिशियल अमाउंट इतनी इन्वेस्ट की थी, और आफ्टर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 14 ईयर्स इट गॉट डबल्ड, और आपने आर के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो हमें पता है कि माई इनिशियल अमाउंट वॉज 20, माई फाइनल अमाउंट वॉज 40, माई फाइनल अमाउंट वॉज 40 एंड द टाइम वॉज 14 ईयर्स। वो कहते हैं आर के लिए फॉर्मूला बनाओ, खाली सब्जेक्ट मेकिंग करके दे दो। ठीक है, R%, और आर के लिए बनाना है, R% के लिए नहीं। ठीक है, वी हैव टू मेक द फॉर्मूला फॉर आर। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना, R% के लिए नहीं बनाना, आर के लिए बनाना है। तो चले जी, फॉर्मूला बनाते हैं एक दफ़ा दोबारा। जो लेट ज्वाइन किया, जिनको आता नहीं तो देख लें बेटा। F इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R%, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था इसलिए प्लस लगाया है। अब पहले p को वहां पे ले जाओ, वो डिवाइड हो जाएगा 1 + R% होल पावर t। अब t को यहाँ पे लेकर आओ तो ये हो जाएगा 1/t। तो ये हो जाएगा F/p होल पावर 1/t इज इक्वल टू 1 - R%। अब R% है, अब सॉरी +R%। अब +1 को जब लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा F/p होल पावर 1/t -1 इज इक्वल टू R%। अब R% R के नीचे परसेंटेज लगा हुआ है। अब R से जब परसेंटेज हटाऊंगा तो मैं राइट साइड को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई विद F/p whole power 1/t -1, close the bracket, is equals to R, and that is what my final answer is. No need to solve, Lanika, you do not have to solve the question. So R is equals to आंसर लाइन पे लिख देते हैं 100 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट F/p होल पावर 1/t, ये ऊपर 1/t से ही लिख देते हैं 1/t और -1, और ब्रैकेट को कर दें, बड़ी ब्रैकेट को कर दें 1। तो ये हो गया जी आर का फॉर्मूला। अगर आप वैल्यूज डाल दें तो आर की वैल्यू भी, आर का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एनी प्रॉब्लम?
एनी प्रॉब्लम बच्चा? देख लो बेटा। जी, एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके, आगे चलते हैं जी। चलें जी, ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर लीजिएगा, अब आसान सवाल हो गया। ये भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज पे है। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा सीक्वेंसेस के ऊपर, जो कि कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब वो कहता है द एन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस -4। तो मतलब ए एन इज गिवन which is a n square plus b n -4। कहते हैं the first term is -3। okay, so a1 is equals to -3, so let me put n is equals to 1, b into 1 -4। क्वेश्चन में गिवन है कि ये -3 आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1a प्लस 1b -4। -4 को इधर ले आओ, -3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a प्लस b। इसका मतलब है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है जी। अच्छा, फिर वो कहते हैं द सेकेंड टर्म इज 2। तो मैं क्या करूंगा, n की जगह पे अब 2 पुट करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू टू स्क्वायर, a इंटू टू स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 -4। अब a2 की वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकेंड टर्म इज 2, तो a2 की जगह पे आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा बेटा 4a² 4a प्लस 2b -4। अब -4 को इधर ले आए तो 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2b। तो मतलब ये हो गया 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 6, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब ये केस है जहां पे एग्जामिनर आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं। आप लिखोगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 6। अब अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -4a आ जाएगा, और हमारा एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट ही करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा -4a -4b इज इक्वल्स टू -4। नीचे आएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 6। लाइन लगा दें। अब देखें जी, -4a प्लस 4a कट गया, तो ये आ जाएगा बेटा -2b इज इक्वल्स टू +2। तो मैं लिख दूंगा -2b इज इक्वल्स टू 2। तो b इज इक्वल्स टू 2 बाई -2, सो b इज इक्वल्स टू -1। तो देखो बेटा यहाँ पे 1 + 2 वाले केसेस में नहीं सॉल्व कर रहा, इजी वाले नहीं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। जब b की वैल्यू आ गई, अब आप a की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और a की वैल्यू को निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप b की वैल्यू को पुट कर दो। as we know that a plus b it is equals to 1, so a minus b is equals to 1। तो मतलब b की जगह पे मैंने -1 डाल दिया है, तो a is equals to 1 + 1, तो मतलब a की वैल्यू जो है वो 2 है। जी, क्लियर हुआ जी? क्वेश्चन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल था। जी, एनी प्रॉब्लम सो फार? साथ साथ सॉल्व करा करें, अच्छा, खाली मुझे बैठ के सुने मत। जो बैठ के सुन रहा है वो पेपर नहीं कर सकता, जो खुद प्रैक्टिस करेगा वो ही कर सकता है। Question का answer, did you try attempting the questions I sent? एक मिनट, एक मिनट माइमा। अच्छा, ये वाला बाद में करना, चलो। आई थिंक 5 का तो होगा, क्या 5 का होगा? मार्क्स 5 नंबर है बेटा इसके, इसके 5 नंबर है, इसके 5 नंबर है इस क्वेश्चन। ठीक है, चलें जी। क्वेश्चन 16 देखें बेटा, सीक्वेंसेस के ऊपर। एक पैटर्न आपके सामने बना हुआ है, और मैंने अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज का सॉफ्टवेयर से ये पेपर बनाया है, जहाँ पर डिफिकल्टी मैंने फुल रखी है। मतलब ये वो क्वेश्चंस थे जो ए और A* वाले बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे कैम्ब्रिज के पेपर्स में। तो ये सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं, इसमें एक क्वेश्चन भी B ग्रेड वाला नहीं है। अच्छा, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4, डायग्राम 5। ओके, नंबर ऑफ लाइन्स देखो 4, 10,
18 28, तो यहाँ पे हो रहा है बेटा +6, यहाँ पे हो रहा है +8, यहाँ पे हो रहा है +10। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जरा गौर करके बताइएगा यहाँ पे क्या होगा, डायग्राम 5 में क्या होगा, गौर करके बताएं जी, छापा टाइप करो, चैट देख रहा हूँ मैं। वेरी गुड, यहाँ पे हो जाएगा बेटा +12, तो यहाँ पे आएगा 28 + 12 40। ओके, इसके बाद भी कुछ होगा ना, +40, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 54। हमने टेबल को कंप्लीट करना है। अच्छा नीचे देखो बेटा, नीचे देखो, यहाँ पे आ रहा है बेटा +4, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है +5, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, +6 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, +7 होगा। 19 + 7 कितना होता है, 26, 26 के साथ +8 ऐड करो तो 34। टेबल हो गया कंप्लीट। ये अब गिफ्ट नंबर है, ठीक है, ये अब गिफ्ट मार्क्स हैं, इनको छोड़ना नहीं पेपर में आए तो, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो जरा, लग रहा होगा कि आगे क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, आसान होगा अगर समझोगे तो। फॉर अ डायग्राम एन, फाइंड एन एक्सप्रेशन टर्म फॉर एन फॉर द स्मॉल लाइंस। चलो स्मॉल लाइंस वाला सीक्वेंस जरा यहाँ पे लिखो, 4 10 18 28 40 54, सारा सीक्वेंस मैंने लिख लिया जी, ठीक है जी। अब देखिए जी, अब वो इसके लिए फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ पे देखिए जी, @6, @8, @10, @12, बस, बाकी मुझे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आगे मैं क्यों जाऊँ। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, @2, यहाँ पे क्या हो रहा है, @2, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, @2। जब सेकंड डिफरेंस सेम आता है, when the second difference is same, the sequence is quadratic, sequence quadratic होता है, और उसका फॉर्मूला हमेशा से होता है an² + bn + c। तो a की वैल्यू हमेशा आती है सेकंड डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 करके, तो सेकंड डिफरेंस 2 आया है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। इसका मतलब क्या है, आंसर लाइन पे असफहान 1n² आएगा। ओके, ओके असफहान, ओके। अब एक चीज जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब एक चीज जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस की मूड में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं कुछ क्योंकि 2 नंबर है क्वेश्चन के में, इसमें आगे प्रोसीड ही नहीं करना चाहता, ठीक है। अब मैं इसमें आगे प्रोसीड ही नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस के मूड में हूँ, तो मुझे पता लग गया कि 1n² आ रहा है। मुझे पता है कि यार 1n² के साथ अगर मैं कुछ ऐड करूँ तो ये 4 आना चाहिए 1 के अंदर। तो 1² is 1, 1 + 3 is 4, okay, 2² is 4, but 4 + 3 is not 10, okay, ये 10 नहीं आता। एग्री असफहान, एग्री, एग्री, ये बात क्लियर हो गई सबको कि नहीं। ओके असफहान जरा देखना बेटा, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा जरा, मैंने लिखा n², n² हो गया 1², मतलब n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 1² आएगा, तो 1² क्या होता है बेटा, वो 1 होता है। मैंने कहा चलो जी n² के साथ में @3 करके देखता हूँ, तो 1² + 3 क्या, तब तो 4 आ गया। ओके, ये तो मेरा सेटिस्फाई कर गया, लेकिन n = 2 पुट करूँ ना जब, तो जब मैं n² + 3 में n की जगह पे 2 पुट करूँ, 2² + 3, तो वो जो है 7 आ रहा है, वो 10 नहीं आ रहा, सेकंड नंबर पर 10 लिखा हुआ है। तो अब आपने वहां पे माइंड में एक चीज रखनी है हमेशा से, पहले ऐड करना, ऐड के बाद भी अगर आपकी गेम स्ट्रांग नहीं हुई, आपका वो नंबर नहीं आया, तो मैं, मुझे पता है मेथड है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है, आई नो दैट, मुझे पता है इस चीज के बारे में कि मेथड है, और अगर आप मेथड से प्रोसीड करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वरना क्वेश्चन आपका ठीक होगा। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो A* वाले हैं, तो जरा गौर करना प्लीज। n² तो मुझे पता है क्या आ गया, मैं इसके साथ 2n² करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया फॉर नो रीजन, 1 के बजाय मैंने इसको 2 लिख दिया, मैंने 2n² लिख दिया। अब मैं 2n² तो लिख दिया, अब मैं 1² लिखता हूँ 1, और 1 2 ज़ा 2 हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम है इसके, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से 2n² नहीं डाल सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने सेकंड डिफरेंस में a की वैल्यू 1 दी थी। तो ऐसे क्वेश्चन में वी विल प्रोसीड विद द मेथड, और वो मेथड क्या है, इसमें हम लोग शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे मेथड क्या है, अगर आप में से किसी को नहीं आता तो काइंडली जरा अभी गौर करके सीख लेना, ठीक है।
जब आपके पास ए की वैल्यू आ जाए तो आपने एक छोटा सा टेबल बनाना है और उस टेबल में सिर्फ और सिर्फ 3 रोज लगा देना, 1, 2 और 3 लाइन लगा के। पहले रो में आप लिखना क्वेश्चन, दूसरे में लिखोगे ए एन स्क्वायर और तीसरे में क्वेश्चन में से ए एन स्क्वायर को माइनस कर देना। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, 4 वैल्यूज लिखता हूँ, 4, 10, 18, 5 लिख लेते हैं जो जगह है, 28 और यहाँ पे आ रहा है 40। एन की जगह पे मैं 1 डालूंगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 आई है आसमान, तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। अब जरा माइनस कर लो आसमान बेटे, माइनस किया तो 4 - 1 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आ रहा है 15। आसमान बेटा क्या ये 3 एंड ये 3 का टेबल नहीं लिखा हुआ आपके पास, यस और नो? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो बस सिर्फ आंसर लाइन पे एन स्क्वायर प्लस 3 एन कर दो, फॉर्मूला आ गया जी। जी क्लियर हो गया जी सबको कि नहीं? हाँ जी, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? ओके। कहता है द डायग्राम आर हैज 10,300 स्मॉल लाइंस। ओके, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरे पास स्मॉल लाइंस का फॉर्मूला मौजूद है और स्मॉल लाइंस का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3 एन। कहता है डायग्राम आर के अंदर 10,300 लाइंस हैं, इसका मतलब है कि 10,300 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3 एन। एग्री? इसका मतलब है कि डायग्राम आर के अंदर जो है 10,300 लाइंस हैं और हमें नहीं पता कि ये 10,300 लाइंस जो हैं वो कौन से नंबर पे हैं, तो हम आर एन स्क्वायर की जगह पे आर लिख देंगे तो आर स्क्वायर प्लस 3 एन आ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, जरा गौर से जरा अंडरस्टैंड करना, 10,300 लाइंस है ना, तो इसका मतलब है कि एन की वैल्यू भी बड़ी ऊपर ही आएगी हमारे पास। दैट इज वेरी मच कॉमन सेंस, ये तो हमारी दिमाग भी हमारा मान रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10,300 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस 3। एन ब्रैकेट एन प्लस 3 मेरे पास फैक्टराइजेशन से कुछ इस तरह का नंबर आ रहा है। अब क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एन ब्रैकेट एन प्लस 3 तो इसका मतलब है एन इज इक्वल टू 10,300 और एन प्लस 3 इज इक्वल टू 10,300, ये भी हो सकता है। अब कैलकुलेटर अलाउड है तो ये पार्ट जो है ना आपके पास ये बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका मतलब ये है सनान एन स्क्वायर प्लस 3 एन माइनस 10,300। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला पेपर के अंदर पहली शीट पे लिखा होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब x मैंने वहां पे लिखा है, ये फॉर्मूला वहां पे पेपर में x के लिए लिखा होगा, आपने फौरन x को बदला के r लिख देना है। ठीक है जी, अब देखते हैं जी r की वैल्यू क्या आएगी और हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। -b, बेटा b की जगह पे लिखा हुआ है 3, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है बेटा 1 और c की वैल्यू है बेटा -10,300 होल डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है बेटा 1। ए स्टार वाले बच्चों बेटा एक चीज को ख्याल करना, वर्किंग पूरी देना है एग्जामिनर को, ठीक है? ठीक है, ये पुराने पैटर्न के पेपर हैं, देखो जगह बड़ी कम कम देते थे वो लोग। तो -3 प्लस माइनस, अब असफहान बेटा स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आएगा ना पहले कैलकुलेटर पे जरा निकाल लेंगे उसको, ठीक है? 3 स्क्वायर -4, 1 नहीं लिखते, पर 1 से मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा इसको, मल्टीप्लाई विद -10,300। ओके बच्चे, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 41,209, 41,209। अब मेरे पास कैलकुलेटर है तो अब मैं कैलकुलेटर की, क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं बची, तो हम सिर्फ प्लस वाला आंसर लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो हम फ्रैक्शन ले लेंगे -3 प्लस स्क्वायर रूट 41209 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास आर का आंसर आ रहा है 100, एक आंसर आया है 100। अब माइनस वाला भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि वो वाला क्या आ रहा है। तो माइनस जब मैंने किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है -103 और आर की वैल्यू -103 नहीं हो सकती। ठीक है, जी बिल्कुल मिलेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यूज निकाले तो। सर एग्जाम की तरफ से फुल बेटा, अगर जगह आपके पास है तो आपने पूरा वो करना है, ठीक है? और नेगेटिव में पैटर्न नहीं बन सकता तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव आंसर नहीं लेंगे, ठीक है? वी विल टेक द पॉजिटिव आंसर। तो 103।
और अब हम चेक करते हैं कि 100 पे हमारे पास 10,300 लाइंस आती हैं कि नहीं। चलो चेक करें। एन स्क्वायर प्लस 3n, सो 100 स्क्वायर प्लस 3 × 100, सो 100 का स्क्वायर कितना आता है बेटा? 100 का स्क्वायर आता है 10,000। 10,000 जमा 300 इज 10,300। ओके, दैट इज फाइन, चेक्ड। क्वेश्चन हो गया चेक्ड, ये यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वो कहता है द नंबर ऑफ डॉट्स इन द डायग्राम एन इज दिस थिंगी। ओके, डॉट्स किधर है बेटा? डॉट्स तो ऊपर है, 4 8 13 19 वाला सीक्वेंस है, तो हम लिखते हैं जरा इसको 4 8 19। अच्छा 13 19 है, इट्स 13 19 26। अच्छा, अब उमायमा यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने हमें फॉर्मूले की कुछ वैल्यूज दे रही हैं। एग्री? फॉर्मूले की कुछ वैल्यूज दे रही हैं, तो हमें पूरा फॉर्मूला वो टिपिकल तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम निकालना भी चाहें तो हमें अभी आपको सिखाया है कि यहाँ पे हो रहा है ऐड 4, और यहाँ पे हो रहा है ऐड 5, यहाँ पे हो रहा है ऐड 6, यहाँ पे हो रहा है ऐड 7। तो सेकंड डिफरेंस आपके पास 1 है। तो वैल्यू ऑफ an² प्लस bn प्लस c आपके पास सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू आएगी सेकंड डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 से। तो 1 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो 1/2 ही आ जाएगा। तो a की वैल्यू तो आ गई बेटा 1/2। दो नंबर तो मिल गए, दो में से एक तो मिल गया, ठीक है। अब हमें b और n की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। bn की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। अब bn की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। वी नो दैट an इज इक्वल्स टू an² प्लस bn प्लस 1। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद है, तो मैं उसकी वैल्यू डाल देता हूँ। 1/2 n² प्लस bn+1। ओके, उमायमा n की जगह पे जब मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास 4 आना चाहिए। एग्री? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, और n की जगह पे मैं 1 को पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा b1+1, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे जो चीज़ ऐड हो रही है उसको साइड पे ले जाते हैं। तो आप देख लो बेटा यहाँ पे कि उमर ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ठीक है। तो मेरे पास कैलकुलेटर अलाउड है, तो मैं बस आसानी से 1/2 इन 1/2 लिखूंगा। 1/2 लिख दिया। अब इसके साथ मैंने ऐड किया 1 को, तो ये 3/2 आया, तो 3/2 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 -3/2 इज इक्वल्स टू बी। अब 4 में से इस आंसर को माइनस कर लो तो 5/2 आ रहा है, तो बी की वैल्यू आ रही है बेटा 5/2, मतलब 2.5। जी क्लियर हो गया जी सबको कि नहीं? हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? ओके अब्दुल्ला, इसमें क्या क्लियर नहीं हुआ देख लो। आसान था। उन्होंने फॉर्मूले का एक हिस्सा दे दिया था हमें, हमने सीक्वेंस लिखा, सेकंड डिफरेंस निकाला, डिवाइड बाय 2 किया, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आप आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने पूरा साल पढ़ा ही नहीं है, तो आखिर में तो ये चीज़ें याद नहीं होती ना कुर्बान। ओके, आगे चलो। फाइंड एन एक्सप्रेशन, चलो जी ट्राई करो, जरा शाबाश ट्राई करो, इनका एक्सप्रेशन निकालो। एक्सप्रेशन निकालो। यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट 4 हो रहा है। सब्ट्रैक्ट 4 है तो मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 × d। a1 क्या है बेटा? 11 है, n-1 और डिफरेंस इज -4, तो ये आ जाएगा 11 -4n+4, और -4n+15 इज द आंसर। -4n+7 नो, -4n+15 इज द फाइनल आंसर सनान। ओके, शॉर्टकट सिखाता हूँ बेटा। यहाँ पे -4 आ जाए तो लिख दो -4n, लिख दिया। यहाँ पे -4n आ जाए तो अब लिख दो -4n, कैलकुलेटर में चले जाना, लिख देना -4, अब ब्रैकेट में डाल देना 1। तो मेरे पास -4 आ रहा है। अब -4 के साथ ऐसा कुछ नंबर ऐड करो कि 11 आ जाए, तो आपको पता है -4+15 ही आपको 11 दे सकता है, तो आपने डायरेक्ट लिख सकते हैं -4n+15, ओके, विदाउट वर्किंग, ठीक है। क्लियर है? चलो दूसरा देख लो बेटा। टाइम्स 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई जब होता है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है,
और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई विद r पावर n-1। a1 फर्स्ट टर्म को कहते हैं, r कहते हैं कॉमन रेशो को, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है इसलिए r की जगह पे आया हुआ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 3 मल्टीप्लाई विद 2 पावर n-1। हमें इसमें आगे और कुछ भी नहीं करना, बेसिस सेम नहीं है तो हमें आंसर यही लिखने पड़ेंगे। जी क्लियर हो गया जी सबको। A1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को, बेटा खुदा का वास्ता है अरिथमेटिक सीक्वेंस प्लस माइनस हो रहा हो तो ये फॉर्मूला लगाना, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। ये लिख लो अपने पास एक पेज पे, ये फॉर्मूले तो कम से कम अभी याद करें, अभी नहीं। समिया तुम्हें समझ आ रही है बेटा? सारा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ बिसाइड द वर्कशीट, नहीं नहीं बिसाइड द वर्कशीट कुछ भी नहीं। वर्कशीट के अंदर तकरीबन मैंने सारे चैप्टर डाल दिए, 3 वर्कशीट्स हैं तो तीनों में सारे चैप्टर्स डाल दिए। चलें जी, अपर बाउंड लोअर बाउंड, थोड़ी देर पहले कुछ बच्चे ने कहा कि जी अपर बाउंड और लोअर बाउंड में कुछ मसला होता है तो काइंडली जरा वो करवा दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं वॉयलेट एंड विलफ्रीड रिकॉर्डेड देयर टाइम्स टू रन 200 मीटर रेस करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड। नियरेस्ट सेकंड का मतलब है 1 सेकंड, इसका मतलब है 1/2 मतलब 0.5 सेकंड अप एंड डाउन, ठीक है। Violet took 36 seconds and Wilfred took 39 seconds. Work out the upper bound of the difference between their times. Okay. Upper bound of the difference between their times. तो अब हम क्या करेंगे कि जो एरर है उसको ऐड और माइनस कर देंगे। तो असफान खान 39 के साथ 0.5 ऐड करो तो ये आ जाएगा, और 0.5 माइनस करो तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 को मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, और माइनस करूंगा तो 35.5 आ जाएगा। ये तो आता है ना बेटा? इसका एक नंबर है जो मैंने काम किया है, ठीक है। वर्क आउट द अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम। तो बेटा डिफरेंस किसे कहते हैं? माइनस को कहते हैं। अब बड़े में से छोटे निकालो, छोटे को निकाला करो। वेलफ्रेड, वेलफ्रेड माइनस वॉयलेट, ठीक है। अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस है, माइनस का फॉर्मूला है तो वेलफ्रेड का अपर लूंगा लेकिन वॉयलेट का लोअर लूंगा, ठीक है। अब वॉयलेट का मैंने लोअर लिया, और विल्फ्रेड का टाइम का अपर जो था वो बेटा था 39.5, और वॉयलेट का लोअर मैंने लेना है तो वो आएगा 35.5। कैलकुलेटर अलाउड है यार, माइनस करके देख लो। 39.5 में से 35.5 को माइनस करो तो क्या आएगा? 36.5, 37.5, 38.5, 39.5, 4। सो द आंसर इज 4। बड़ा आसान सवाल था, क्या मुश्किल था? मुश्किल था कुछ? अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसी का पार्ट बी बनाता हूँ। देखो भाई, पार्ट बी, फाइंड लोअर बाउंड ऑफ स्पीड ऑफ वॉयलेट। स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, है कि नहीं? है कि नहीं उमर? प्लस और माइनस के अंदर, प्लस और माइनस के अंदर आपने जो ऑपरेशन है, मैंने अपर बाउंड लोअर बाउंड ऑफ स्पीड लिखा है तो मैं लोअर बाउंड ऑफ स्पीड लूंगा लेकिन डिस्टेंस का भी लोअर लूंगा, एग्री। लेकिन डिस्टेंस के लिए यहाँ पे कुछ हमारे पास एरर गिवन नहीं है, तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्ट टू नियरेस्ट, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 मीटर। तो 10 मीटर को बेटा डिवाइड बाई 2 करते हैं ऊपर तो क्या आता है? 5 मीटर आता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा बेटा 205, और लोअर हो जाएगा 195, ठीक है उमर। ये मैंने फॉर इंस्टेंस किया है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर आए तो कर सको। ओके, लोअर बाउंड ऑफ स्पीड, तो स्पीड का डिस्टेंस का लोअर लेंगे लेकिन टाइम का अपर लेंगे, क्योंकि लोअर बाउंड ऑफ स्पीड है। कम से कम स्पीड कितनी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा ना।
तो डिस्टेंस का लोअर बाउंड 195 है, लेकिन टाइम का अपर बाउंड वो भी वॉयलेट का, तो वॉयलेट का 36.5। जरा चेक करते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी, ये मीटर पर सेकंड में होगी। तो 195 divided by 36.5, so the final answer is 5.34 meter per second. That would be the lower bound of speed of the violet. सर मल्टीप्लाई का अपर बाउंड कैसा होता है? बस अगर मल्टीप्लाई का तो बहुत आसान होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल्स टू एम एक्स है, एक मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है। अगर y का अपर लोगे तो m का भी अपर और x का भी अपर, और अगर फॉर्मूला हो प्लस वाला तब भी आसान, इधर लेफ्ट पे अपर है तो राइट पे भी दोनों अपर रहेंगे, ठीक है। ओके, अपर बाउंड लेने से पहले, अपर बाउंड लोअर बाउंड लेने से पहले ये चार फॉर्मूलाज अपने दिमाग में बैठा लें, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, पहला, नियरेस्ट के बाद जो डिजिट है हमेशा उसको डिवाइड बाय 2 करो। अपर बाउंड के लिए ऐड करो, लोअर बाउंड के लिए सब्ट्रैक्ट करो। अगर फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला है, अगर इफ द फॉर्मूला इज मल्टीप्लाई और इफ द फॉर्मूला इज एडिशन, तो अगर आप लेफ्ट साइड पे अपर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी अपर ही रहेंगे दोनों के अंदर। लेकिन द केस विल गेट कॉम्प्लिकेटेड वेन एवर यू गेट द माइनस और द डिविजन फॉर्मूला। अगर यहाँ पे आप अपर ले रहे हैं तो पहले वाले का अपर लोगे लेकिन दूसरे वाले का लोअर। डिवीजन के अंदर अगर यहाँ पे आप अपर ले रहे हैं तो न्यूमरेटर का अपर होगा लेकिन डिनोमिनेटर का लोअर होगा। बस ये याद रखें, तो आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता, ये स्पीड डिफरेंस टाइम प्लस माइनस ही करना होता है। लेकिन वो ही बच्चा होता है कि ये अगर ये रूल्स आपको याद है तो आप कर सकते हैं। चलो, अपर बाउंड लोअर बाउंड ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। नेहा हैज अ पीस ऑफ रिबन लेंथ 23 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अभी कहा है कि 1 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 2 करो, 0.5 आएगा। ये हो जाएगी 23.5, तो ये हो जाएगी 22.5। ये लो बेटा, देख लो दोबारा फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ओके, चलें भाई, अच्छे अच्छे ग्रेड्स लेके आने हैं भाई, इतनी मेहनत हो रही है ना तो ग्रेड्स आने चाहिए, ना दिल खफा होता है। चलो भाई, नेहा हैज अ रिबन 23 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट। का है ना कि नियरेस्ट के बाद जो वर्ड हो उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 0.5 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, नीचे कहता है फ्रॉम दिस रिबन शी कट ऑफ द पीस ऑफ 87 मिलीमीटर एंड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। एक रोला है बेटा, ये तो मिलीमीटर में लिखा हुआ है और टोटल लेंथ ऑफ द रिबन सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आपके पास 87 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? ऑब्वियस सी बात है यार, 8.7 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है जी सबको? क्लियर है? क्योंकि मुझे रिमेनिंग निकालना है तो उसके लिए मुझे चाहिए ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब वो उन्होंने स्केल भी नियरेस्ट मिलीमीटर का दिया हुआ है, तो 1 मिलीमीटर है। तो बेटा 1 मिलीमीटर क्या होता है? ये 1/10 ऑफ सेंटीमीटर होता है, तो 1/10 ऑफ सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो डिवाइड बाई 2 करो तो 0.05 सेंटीमीटर आएगा। उमर, ये चीज़ समझ आई है कि नहीं बेटा? ये चीज़ समझ आई है उमर बेटा कि नहीं? ये चीज़ समझ आनी चाहिए, हाँ। अब 0.05 को अस्फहान इसके साथ 0.05 ऐड करो तो ये हो जाएगा 8.75। एग्री और नॉट यार बेटा? कैलकुलेटर है तुम प्लस कर लेना, 8.7 प्लस 0.05, ओके। और माइनस कर लो, तो देखो 8 पॉइंट प्लस करना आसान होता है, फिर मैं माइनस वाला रिकमेंड करता हूँ कि कैलकुलेटर पे करना। 8.7 माइनस 0.05, अक्सर मैं खुद भी गलत हो जाता हूँ इसमें, तो ये आता है 8.65, ठीक है। इसका ख्याल रखना, ठीक है, सिली मिस्टेक होता है लेकिन गलत गलती गलती होती है, ठीक है। अच्छा, अब असफान बेटा क्वेश्चन रीड करो। वर्क आउट द लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रिबन। ओके असफान, रिमेनिंग के बारे में आपने एक फॉर्मूला तो दिमाग में बना लिया है ना?
कि टोटल में से माइनस कर देंगे यूज्ड को, तो तभी आपके पास आएगा रिमेनिंग। एग्री? जो बच जाता है वो कैसे होता है, टोटल में से हम माइनस करते हैं ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं अपर बाउंड। उमर, यहाँ पे अपर आएगा तो यहाँ पे लोअर आएगा कि नहीं? पहले अपर बाउंड ऑफ रिमेनिंग निकाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे अपर और लोअर हो गया तो चलो जी, मैं जरा इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कॉपी की फैसिलिटी है लेकिन पेपर में तो नहीं होती है आप लोगों के पास। और चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं जरा इसको हटा देता हूँ। ओके। अच्छा आसमान, पहले टोटल का अपर ले लो बेटा। टोटल का अपर कितना है बेटा? 23.5 है। उसमें से यूज्ड का लोअर निकाल लो। यूज्ड का लोअर 8.65 है। तो ये अपर बाउंड ऑफ रिमेनिंग आएगा। तो 23.5 माइनस 8.65 इक्वल्स, so the answer for the upper bound of the remaining is 14.85। तो आंसर में 14.85 अपर बाउंड के सामने लिखो। अच्छा, लोअर बाउंड ऑफ रिमेनिंग निकाल रहे हो तो टोटल का लोअर, लेकिन अब यूज्ड का अपर ले लेना। तो टोटल का लोअर कितना है? 22.5 है। उसमें से माइनस करो यूज्ड का अपर बाउंड। तो यूज्ड का अपर बाउंड, तो अपर बाउंड ऑफ यूज्ड कितना है? 8.75। तो 22.5 माइनस 8.75, so the final answer is 13.75। so final answer is 13.7। मेरा बेटा समझ आया सबको कि नहीं? हाँ जी, समझ आया सबको कि नहीं? गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड। ओके, तो लोअर बाउंड का आंसर लोअर बाउंड के अंदर और फर्स्ट में, ठीक है। मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया है। मैं रिकॉर्डिंग को करता हूँ अभी स्टॉप, और अभी हम थोड़ा